ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. Hello and welcome to this special show. I'm Rajiv Masand. It is my privilege and my honor to welcome on this show today one of India's true living legends. For over 6 decades, she has regaled us with her voice. A voice that has made people around the world both smile and cry. A voice that has recorded over 40,000 songs in 20 Indian languages. A voice that has moved prime ministers to tears. A voice that has provided strength and inspiration to our soldiers. It's a voice that sweeps across generations, a voice that cuts across borders, a voice that unites music lovers across the world. That voice is the voice of India, and it belongs to none other than Lata Mangeshkar. Lata Didi, welcome to the show. जी आपका स्वागत है इस शो में. आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद. बड़ी कृपा आपकी. Thank you, Didi. Also with us today is a very special audience that is made up entirely of fans of Lata Didi who will get the opportunity today to ask her the questions that they've always wanted to ask her. So let's get on with the show without any further ado. Didi, composers आए हैं, गए हैं, बहुत सारा समय बीता है, लोगों के टेस्ट्स बदल चुके हैं. इन सभी सालों में इस वक्त में अगर कुछ कांस्टेंट रहा है तो वो सिर्फ लता मंगेशकर और लता मंगेशकर की आवाज़. बताइए, आपने अपने आवाज़ को, अपनी गायकी को किस तरह से अडेप्ट किया लोगों के टेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए या फिर बदलते समय के साथ? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो मेरी आवाज़ है ये भगवान की देन है, और भगवान की देन है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है कि अभी तक मेरी आवाज़ ठीक है और मैं गा सकती हूँ. अब बदलाव तो आता ही रहता है, और जो हम लोगों ने 40s में शुरू किया है काम, उस वक्त जो म्यूज़िक था वो बदलता रहा, और आज जाके म्यूज़िक का एक अलग ही बिल्कुल ये हो गया है, क्योंकि म्यूज़िक अभी वैसा म्यूज़िक नहीं रहा जैसे पहले कभी था जी. मतलब 60s और 70s में जो था जी, जिसे हम गोल्डन ईरा कहते हैं सिनेमा का या म्यूजिक का, वो अब उतना सुनने को नहीं मिलता है. तो उसके साथ मैंने अपने आप को भी ढाला, मतलब जैसा म्यूज़िक आया वैसे मैंने गाने की कोशिश की. जी. दीदी, आपने गज़ल गाए हैं, भजन गाए हैं, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स, लेकिन शायद सबसे पॉपुलर, द मोस्ट पॉपुलर शायद हिंदी गाने ही रहे हैं, हिंदी फिल्म गाने रहे हैं, ये आप मानेंगी? जी हाँ, हिंदी गाने रहे हैं, इसलिए कि अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के गाने आए, अलग अलग फिल्में बनी, और उस वजह से लोगों को जो अलग अलग म्यूज़िक आया वो अच्छा लगा जी, और पॉपुलर रहा, इसमें कोई शक नहीं. जी. अब मधुबाला से लेकर शायद करीना कपूर तक आपने सभी एक्ट्रेसेस के लिए गाया है, सभी एक्ट्रेसेस को अपनी आवाज़ दी है. शायद आपकी सबसे पहले हिट गानों में से थी मधुबाला के लिए जो आपने गाना गाया 1949 की फिल्म महल में, आएगा आने वाला. जी हाँ, आएगा आने वाला. चलिए, आपने हमेशा कहा कि वो आपके सबसे पसंदीदा गानों में से एक है, क्या अभी भी आप वही मानती हैं? जी हाँ, मैं वही मानती हूँ. ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये गाना जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो आप सोच नहीं सकते ऐसे रिकॉर्ड हुआ था कि मुझे जो पहला इसका शेर आता है जी, तो उस शेर के वक्त क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हम लोगों को ऐसे चाहिए कि दूर से आवाज़ आती है. तब रिकॉर्डिंग में इतना ये नहीं था जो आज है. जी. आज कुछ भी रिकॉर्ड हो सकता बिल्कुल, है. आज की टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही अलग है. मुझे उन्होंने, समझ लीजिए अभी वहाँ माइक्रोफोन यहाँ है, और मुझे खड़ा किया वहाँ दूर, और वहाँ से मैंने गाना शुरू किया शेर जी. और गाते हुए मैं आहिस्ता 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 चल के आई, और जहाँ आएगा आने वाला आता है वहाँ मैं माइक के पास आके आएगा आने वाला गाया. जी. तो ये मेरा ख्याल
कुछ 20-25 मरतबा मुझे करना पड़ा जी। कि मैं वहाँ से चल के आती थी और गाती थी। फिर वो कहते थे नहीं 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 अभी वो ठीक नहीं हुआ है, फिर से करो। मतलब इस तरह से। तो कितने टेक हुए इस गाने के शायद? जी, कितने टेक हुए इस गाने के दीदी? गाने के टेक तो मेरा ख्याल से उस वक्त तो ऐसे होता था, कभी 20, कभी 22, कभी 28, मतलब रिकॉर्डिंग। तो गाने के साथ थोड़ा एक्सरसाइज भी हो गया जैसे? एक्सरसाइज भी हुआ और एक अंदर से डर भी था कि बराबर उस वक्त लास्ट लाइन पे वहाँ पहुँचना है जी। और गाते हुए चलना मुश्किल काम है जी मतलब मुझे नहीं आता है। जी। खड़े होके गाऊं तो मैं गा सकती हूँ, जी। पर चल के गाऊं ये थोड़ा मुश्किल था, पर वो करना पड़ा और इसलिए वो गाना याद रहा। दीदी 50 के दशक में आपने शायद सभी टॉप के म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया। जी हाँ। शंकर जयकिशन हो, एस टी जी। बर्मन साहब, नौशाद साहब, सी रामचंद्रन, हेमंत, सभी के साथ आपने जी काम हाँ। किया। आप इन सभी की फेवरेट थी। क्या इस वजह से उनके बीच थोड़ी राइवलरी, प्रोफेशनल राइवलरी, जेलसी नहीं हुई कि आप सभी के साथ काम करती थी? ये कहना मुश्किल है क्योंकि इतना ध्यान देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। अब बहुत बिजी थी उन दिनों, बहुत सारे। बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं और सारे काम मेरे पास ही थे जी। ज़्यादातर मेरे पास काम होते थे और ये सब सोचने का मुझे टाइम भी नहीं मिलता था। और दूसरी बात मैं आपको बात बताऊं कि मेरा नेचर ऐसा है कि मैं इन बातों में ध्यान नहीं देती हूँ। अगर किसी को दुख है मेरे से तो मुझे मुझे अच्छा नहीं लगेगा जी। और अगर लोग मुझसे खुश हैं तो मैं खुश हूँ। जी। तो जी। मैंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। बाकी जो गायिका होती थी वो कभी जलती थी? बहुत सब पूरा काम तो आप ही के पास था। अब मालूम नहीं जलती होंगी पर मेरे सामने तो किसी ने नहीं किया। जी जी। तो आपके सबसे फेवरेट कंपोजर उस वक्त के कौन थे? फेवरेट ऐसा नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत अच्छी बात उस वक्त ये थी कि हर म्यूजिक डायरेक्टर का अपना अलग स्टाइल था। जी। इसीलिए हर आदमी के साथ गाते हुए, मतलब उन म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाते हुए हमें एक अलग आनंद मिलता था कि ये इनकी ये स्टाइल है, सलील चौधरी की ये स्टाइल है, जी। शंकर जयकिशन का एक अलग स्टाइल है। शंकर जयकिशन साहब के साथ आपने बहुत सारे गाने किए, खासकर राज कपूर साहब की फिल्मों के लिए। जी हाँ। एक ऐसी फिल्म थी श्री 420 जिसका एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ, ईचक दाना बीचक दाना। जी हाँ। दीदी 50 के बाद आए 60 के दशक, जी हाँ। जब शायद आपको अपने सबसे बेहतरीन गाने मिले। जी। गाइड, दिल अपना प्रीत पर आया, बंदिनी, ऐसे कई सारे गाने थे। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ आपकी पार्टनरशिप जैसे शुरू हुई। आपने उनके साथ पारसमणि, दोस्त, फर्ज, मिलन, बहुत सारी फिल्में की। किस तरह के मेमोरीज हैं? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मेमोरी तो ये है कि ये छोटे छोटे बच्चे थे और मेरे घर आते थे। जी। वहाँ आके मेरे भाई ने एक छोटा सा ग्रुप तैयार किया था, सुरेल बाल कला केंद्र। इसमें वो लोग बजाया करते थे, मेरा भाई गाता था, मेरी बहन गाती थी और इनके प्रोग्राम होते थे। तो इस वजह से ये बच्चे दोनों मेरे साथ आते थे। तो पहली मर्तबा मैंने लक्ष्मीकांत और उसके भाई को शंकर जयकिशन के यहाँ ले गई मैं और मैंने कहा कि ये मैंडोलिन बहुत अच्छा बजाता है, इसको आप रखिए। तो वहाँ से मैंडोलिन बजाना शुरू किया उसने, लक्ष्मीकांत ने। जी। प्यारेलाल का क्या था, प्यारेलाल बहुत अच्छे म्यूजिशियन का बेटा था। जी। और वो वायलिन सीखता था उनसे, पर बहुत छोटा था। जी। तो वो हमारे यहाँ कितने छोटे, मतलब आपको यकीन नहीं होगा, छोटे छोटे बच्चे दोनों आते थे, बैठते थे, खाना साथ खाते थे, मैं कहीं जाऊँ तो मेरे साथ आते थे। और जब मैंने एक दिन सुना, मुझे आके कहा कि हम लोग पिक्चर कर रहे हैं। जी। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है। तो कहने लगे आपको पहला गाना गाना पड़ेगा। मैंने कहा ज़रूर गाऊंगी मैं। तो पहला गाना जब उन्होंने रिकॉर्ड किया तो मुझे अभी तक याद है, 101 रुपए का चेक उन्होंने अपनी तरफ से मुझे ला के दिया और कहा कि हम आपको हमारी तरफ से दे रहे हैं। मतलब एक प्यार था उसमें और इस तरह से वो म्यूज़िक डायरेक्टर बने। दीदी 60 के दशक के बारे में बात करें तो
एक फिल्म है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है मुगल आज़म ऑफ कोर्स। वो एक गाना जो आज भी शायद उतना ही लोगों को हॉन्टिंग फीलिंग देता है। लोग कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस गाने को सुनकर, प्यार किया तो डरना क्या। ये कहानी तो बहुत ही लेजेंडरी है। कहते हैं नौशाद साहब ने आपको बाथरूम में वो गाना गवाया, क्या वो सही है? बताइए उस गाने। नहीं, बाथरूम में नहीं गवाया। वो गाना जब हमने रिकॉर्ड किया तो लास्ट लाइन उनको रिपीट करनी थी, वो एको इफेक्ट के लिए। एको इफेक्ट के लिए, पर एको इफेक्ट तब ऐसा नहीं आता था, बिल्कुल मशीन पे नहीं मिलता था। हाँ, मशीन पे नहीं आता था। तो मुझे उन्होंने दूसरे कमरे में खड़ा किया था जी, और वहाँ से मैंने गाया, फिर थोड़ा नज़दीक जाके गाया, मतलब वही सब सर्कस ही चलता रहा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और इस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड। बाथरूम कभी नहीं था? नहीं, बाथरूम का नहीं था। कहते हैं सबसे रोमांटिक फिल्म, हिंदी सिनेमा की सबसे रोमांटिक फिल्म, सबसे रोमांटिक गाना, और आप ही को ये श्रेय मिलता है, ये क्रेडिट मिलता है। क्या आप मानती हैं सबसे रोमांटिक गाना कौन सा इसका? जी हाँ, ज़रूर मैं मानती हूँ, और मैं क्रेडिट लेने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। दीदी 1962 में आपने ए मेरे वतन के लोगों रिकॉर्ड किया। वो एक ट्रिब्यूट था उन सोल्जर्स के लिए जो शहीद हुए इंडो चाइना वॉर में। वो एक ऐसा गीत है, एक ऐसा गाना है जो आज भी आपको, शायद आप जहाँ जाती हैं लोग आपको वो गाना रिक्वेस्ट करते हैं कि वो गाना गाइए। आप, हमें पता है कि हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी वो गाना सुनकर उनके आंखों में आंसू आए। उस गाने के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखिए, मूड तो मतलब उस वक्त ख़राब ही था सबका ही, मतलब सभी दुखी थे। बहुत प्रोग्राम करने के लिए हम लोग दिल्ली गए थे, और दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे जवाहरलाल जी, और इंदिरा जी भी थी, और भी मिनिस्टर्स थे। और गाना जब मैंने जाके शुरू किया, मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि ये गाना इतना उनको अच्छा लगेगा। मैंने अपनी तरफ से गाया, पर गाना इतना उनको पसंद आएगा कि उनके आंखों में आंसू आ जाएंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। मैं गाना गा के अंदर जाके बैठी जी, तो महबूब खान जो डायरेक्टर थे जी, वो उनकी आवाज़ मैंने सुनी, अरे लता कहाँ है, लता कहाँ है? तो मैंने कहा मैं यहाँ बैठी हूँ महबूब साहब। तो कहने लगे चलो चलो, तुमको जवाहरलाल जी बुला रहे हैं। मैंने कहा मुझे क्यों बुला रहे हैं? कहने लगे चलो तो सही। तो मेरा हाथ पकड़ के वो मुझे खींच के ले गए, और जाके उनके सामने मुझे खड़ा किया। कहने लगे पंडित जी मैं लेके आया हूँ। तो मुझे पंडित जी ने कहा कि बेटा तुमने आज मुझे रुला दिया। और फिर वो बैठे नहीं, उस गाने के बाद वो उठ के चले गए। पर इतना मुझे कहा उन्होंने, और फिर कहा कि शाम को घर पे मिलेंगे। उस दिन उनके यहाँ चाय पे सबको बुलाया था। तो मैं गई, मुझे कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन मुझे वापस आना था, क्योंकि मेरी बहन की शादी थी 4-5 दिन के बाद। तो मैं जब बॉम्बे आई तो बॉम्बे में तूफान मचा हुआ था कि ऐसा गाना हुआ, वैसा हुआ। प्राइम मिनिस्टर को रुला दिया। हाँ, प्राइम मिनिस्टर को रुला दिया। और बाद में मेरे साथ मजाक ये हुआ कि बाद में ये होने लगा कि मेरे जहाँ जहाँ शोज़ होते थे, तो शो में कोई ना कोई मतलब सरकारी आदमी आते थे और सामने बैठ के रोते थे। तो ये कहा जाता था कि ये भी रोए। तो बहुतों को दीदी ने रुलाया है ऐसे। 70 के बाद आई 80 की दशक, और इस दशक में आपने अपने सभी जो पसंदीदा कंपोजर्स थे उनके बच्चों के साथ काम किया। आर.डी. बर्मन साहब थे, रोशन के लड़के थे राजेश रोशन, आनंद मिलिंद थे जो चित्रगुप्त के जी के बेटे थे, अन्नू मलिक थे सरदार मलिक साहब के बेटे। ये एक जैसे उनके लिए एक सेंटिमेंटल, एक इमोशनल जैसे आपने फेवर किया। बिल्कुल, मैं उनके काम में उनको मैं फेवर करती रही हूँ। जब भी मतलब वो बुलाते थे तो मैं जाती थी, कभी मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं आऊँगी। मैं कोशिश करती थी कि उनके गाने अच्छे हों, उनका नाम हो, और मेरी तरफ से अगर हो सका तो कोई सजेशन भी देती थी कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करो जी। मैं कोशिश ये करती थी कि इनका भी नाम हो। दीदी 90 के दशक में आपने ज़्यादातर अपने
दोस्तों के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए काम किया। यश चोपड़ा साहब के लिए काम किया बहुत सारा। लम्हे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डर, उनकी प्रोडक्शन की सभी फिल्मों में मैंने यश चोपड़ा साहब को आप कभी ना नहीं कर सकते। जी नहीं उनके मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और वो मुझे दीदी कहते हैं और समझे बिल्कुल भाई बहन का हमारा रिश्ता है और मैं उनको कभी ना नहीं कर सकती हूँ। जब उनके बेटे आदित्य चोपड़ा निर्देशक बन रहे थे तो जो फिल्म का जो थीम सॉन्ग था वो बहुत क्लियर थे कि अगर थीम सॉन्ग है तो बस लता मंगेशकर गाएंगी हमारे लिए। जी। वो गाना ऑफ कोर्स बहुत ही पॉपुलर हुआ, वो फिल्म भी बहुत बड़ी हिट हुई, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बहुत लोग सरप्राइज हुए कि काजोल के लिए दीदी गा सकती हैं, दीदी इतने सालों से गा रही हैं, काजोल के लिए गाया। दीदी क्या ऐसा कभी हुआ है कि कोई आपके पास गाना लेकर आया और आपने कहा है कि ये मैं नहीं गा सकती? कभी किया है कि ये मैं नहीं गा सकती? ऐसे पहले बहुत हुआ है। अच्छा। मतलब ये रॉक एंड रोल वगैरह गाने आते थे या कोई कैबरे सॉन्ग आता था तो मैं कह देती थी कि मैं नहीं गाऊंगी, ऐसा होता था जी। पर बहुत पहले, फिर बाद में लोगों को मालूम हुआ कि मैं गाती नहीं हूँ तो लोगों ने मुझे फिर ऐसे गाने देने बंद कर दिए। वो उसके लिए फिर वो किसी और को बुलाते थे जी। 90 के दशक में दीदी आपने आर.डी. बर्मन की जो आखिरी फिल्म थी 1942 लव स्टोरी, उस फिल्म में आपने अपनी आवाज़ दी। एक बहुत ही खूबसूरत गाना था, कुछ ना कहो। कुछ ना कहो। बताइए क्या वो गाना, क्या वो उस फिल्म पर काम करना आपके लिए बहुत ही जैसे कट कर दिया, बहुत ही कम काम करना शुरू किया? क्या इस वजह से क्योंकि आप थक गई थी या दूसरों को चांस देना था? नहीं, मैं थक तो नहीं गई हूँ पर मुझे ऐसा लगने लगा था कि कुछ म्यूज़िक वैसा नहीं आ रहा है जैसा आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, अभी भी लगता है। फिल्मों में अभी गाने आते हैं, वो डुएट्स आते हैं या कोई ऐसा गाना आता है कि दोनों हीरो हीरोइन गा रहे हैं, पीछे अचानक 150 लड़कियां और लड़के डांस कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे कुछ गाने आने लगे हैं कि मेरा मन नहीं करता था तो मैंने बंद किया। दीदी बहुत कम लोग जानते हैं कि भजन, गज़ल, हिंदी फिल्म म्यूज़िक के अलावा भी आपके बहुत अलग अलग किस्म के टेस्ट्स हैं। वेस्टर्न पॉप म्यूज़िक आपको बहुत पसंद है, ब्रायन एडम्स आपके फेवरेट हैं, नैट किंग कोल आपके फेवरेट हैं। नैट किंग कोल मेरे बहुत पसंद के सिंगर थे, मतलब उनके गाने में मतलब एक एक गाना मेरे घर में सब है उनके और मुझे बहुत पसंद है। बीटल्स के तो फैन आप रही हैं? मैं बीटल्स की भी फ़ैन रही हूँ, मुझे बीटल्स के और बीटल के अलावा फिर दूसरे जो आए उनकी मैं फ़ैन नहीं हूँ। कोई शो आपके साथ ख़त्म हम तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको 2 लाइन गाने के लिए हम नहीं रिक्वेस्ट करें। अब इतनी बड़ी रेपर्टवार है आपकी, इतने सारे गाने आपने गाए हैं, 2 लाइन एक ऐसे गीत के शायद जो आप समझती हैं कि इस 60th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत ही सही होगा, बहुत ही अप्रोप्रिएट होगा। पर 2 ही लाइन। चलिए 2 ही लाइन। और इसी शर्त पे कि सब ऑडियंस मेरे साथ गाए। गाएंगे ऑडियंस? चलिए ये तैयार है। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारे शो में शामिल हुई, हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।